जिस समय से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रोविजंस या रेगुलेशंस को रोका है, उसी समय से पूरे भारत में इसके समर्थकों का एक नया प्रतिरोध शुरू हो गया है। और सबसे पहले जो लोगों का जो आज के समय में आदत जो बन गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, मैं नहीं जानता था पहले कि वो ब्राह्मण है या क्या है, क्योंकि जब एक तरफ कोई कहता है, पूरे देश में आंदोलन चला कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, तो जब किसी दूसरे पर आप आरोप लगाते हैं कि संविधान और उसके संस्थाओं पर विश्वास करते हो या नहीं, और आप उसी संविधान के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके जाति को लेकर आरोप लगाते समय या तो आप खुद खोखले हैं या खुद आप द्विअर्थी लोग हैं कि आप एक तरफ अपने लिए संविधान की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ इसी संविधान के द्वारा स्थापित नियमों के अनुकूल बने हुए चीफ जस्टिस को उनकी योग्यता नहीं बल्कि उनकी जाति के आधार पर कैटेगराइज करना चाहते हैं। और आप केवल उन्हीं को क्यों बोलते हैं? वो तो दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जो दूसरे जज थे, क्या उन्होंने अपना नोट ऑफ डिसेंट लिखा है? वो किस कैटेगरी के थे? तो आज भारत में जो विमर्श का स्तर है वो काफी निम्न स्तरीय हो चुका है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी अयोग्यता को दूसरे के निर्णय पर डाल देते हैं। अब हमारे एक नेता हैं जो प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि हाँ इतना सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, उतना सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, यूपीएससी में नहीं हुआ, लेक्चररशिप में नहीं हुआ। आखिर इसका दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि अगर आप में योग्यता नहीं है, जो योग्यता निर्धारित है, और आपको अगर अंक नहीं मिला तो आप कहेंगे कि हाँ हमको अमुक वर्ग का होने के कारण अंक नहीं दिया गया। इसका मतलब हर फेल करने वाला बच्चा यही आरोप लगाएगा कि अमुक आदमी का हमसे झगड़ा था इसलिए हमको फेल कर दिया, और योग्यता गई तेल लेने। रिजर्वेशन है, वहां कौन किसको रोक रहा है, कौन किसको पढ़ने से रोक रहा है। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिलेक्शन या कम नंबर मिला, आप क्या जो सवर्ण हैं उनके सभी लड़के टॉप कर जाते हैं क्या? यूपीएससी में सारे के सारे सवर्ण पास कर जाते हैं क्या? 1000 पद होता है, कहीं 500 पद होता है, तो रिजेक्ट होने वालों में भी तो लाखों सवर्ण होते हैं कि केवल आप ही रिजेक्ट होते हैं? तो रिजेक्ट होने वाला हर आदमी कहे कि सिलेक्शन प्रणाली दोषपूर्ण है, तो पढ़ने वाला कहां जाएगा? अगर पढ़ने वाला सेलेक्ट हो रहा है तो आप बोलेंगे कि वो ब्राह्मण था, सिलेक्टर ब्राह्मण है। अब कहिए यूपीएससी का चेयरमैन ब्राह्मण या राजपूत या सवर्ण है, उसका मेंबर सवर्ण है, इसलिए सवर्णों का सिलेक्शन हो रहा है। तो पूरा संवैधानिक तंत्र जिसके द्वारा आज आप भी संविधान की कॉपी लेकर पूरे सभी लोग पूरे देश में घूमते हैं कि संविधान की रक्षा हुई, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाए कि जब दूसरे दलों का शासन था तो केवल आपने अपने लोगों का ही सिलेक्शन किया? तो हर बात पर यह कहना कि हम अमुक वर्ग के हैं इसलिए हमको वाइवा में कम नंबर दिया, हमको रिटेन में कम नंबर दिया, तो हर अयोग्य आदमी तो यही कहकर निकलेगा। अगर गलती कहीं होती है तो आपके पास कोर्ट है, न्यायालय है, आपके नेता लोग हैं, इतने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इतने लोग एमपी हैं, आप उसकी आवाज सही फोरम में उठाइए कि हमको जाति के कारण, हमको धर्म के कारण, हमको वर्ग के कारण अमुक आदमी ने कम नंबर दिया। अब यह कहकर आप तो सारे शिक्षकों पर एक दबाव डालेंगे या जो भी निर्णय लेने वाले हैं कि आपकी जाति देखकर कोई निर्णय करे। अगर कोई चोर है, कोई बेईमान है और उसको सजा मिल गई तो कहेगा कि मेरी जाति को देखकर हमको सजा दे दी गई, हम तो भूखे थे और उनका बैंक तोड़कर हमने पैसा ले लिया। तो इस तरह का विमर्श, यह एक पक्षीय विमर्श आप कर रहे हैं। आप सड़क पर आएंगे तो आपको सड़क पर आने से कौन रोका है? यह देश है, यह लोकतंत्र है। आप अपनी बातें कहें तो आप अपनी बात कहें, उसके लिए हम अपना मुंह जबान बंद कर लें।
हमारे साथ अन्याय होगा या किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हो, अगर वह 2% है तो क्या उसको कहा जाए कि तुम चुप रहो? और यही विमर्श अगर मुसलमानों पर लागू कर दिया जाए कि 80% हिंदू कहते हैं कि ऐसा नहीं हो और तुम 14-15% क्या कर लोगे? ऐसा तो नहीं होता है। उनके साथ न्याय होता है, सबके साथ न्याय होता है, सबके लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो अगर निर्णय आपके खिलाफ होता है तो आप कहेंगे कि मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वर्ग देखकर निर्णय कर दिया, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोग सवर्ण हैं, यानी सारे सवर्ण अत्याचारी हैं, सारे सवर्णों ने सब कुछ आपके खिलाफ किया। अगर ऐसा है मेरे भाई, तो राजा राम मोहन राय क्या थे, दयानंद सरस्वती क्या थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे, राणा डे क्या थे, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, विनोबा भावे पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भूदान सर्वोदय का कंसेप्ट, वो क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के EMS नंबूदरीपाद क्या थे? S.A. डांगे क्या थे? PC जोशी क्या थे? और विनोद मिश्रा, माले वाले लोग, विनोद मिश्रा क्या थे? तो आप इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को सीधे 0 कर देंगे या बोलेंगे कि अरे वो तो एक है, वो कुछ आदमी है, कुछ आदमी नहीं है। वो उन लोगों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। उस समय जिन लोगों को आगे बढ़ाया, किसी ने जाति नहीं देखी। जाति व्यवस्था में बुराई है, ये किसने इनकार किया है? तो जाति व्यवस्था की बुराइयां कब हुई और आप हम पर सारा अत्याचार करेंगे? तो ये आधुनिक काल है, संविधान के द्वारा चलता है, न्यायालय की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। तो जो इस व्यवस्था में हो सकता है वही होगा। और आप मनमाने तरीके से अपनी खामियों और गलतियों का जो ठिकरा है दूसरे के गले मत भरिए। जो प्रोफेसर साहब हैं, आप क्यों नहीं बच्चों को IAS IPS की कोचिंग फ्री देते हैं? हमारे जितने नेता हैं वो लोग क्यों नहीं सारी सरकार का UPSC BPSC सभी योजनाओं में जो खर्च होता है उसके लिए आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ें? एक बार जो SC ST OBC में जो MP आप बन जाते हैं तो क्या आप पिछड़े रह जाते हैं? आप ये क्यों नहीं वॉलंटरी कहते हैं कि एक बार हम MP बन गए, मेरे बगल वाला बनना चाहिए? जो भी SC कम्युनिटी के लोग हैं, सोशियोलॉजी का स्टडी है कि आप में एलिटिज्म डेवलप कर गया। एक ही परिवार का आदमी है, वही पूरा परिवार MP बन रहा है, वही पूरा परिवार IAS बन रहा है, वही पूरा परिवार PCS बन रहा है, और उसके 99% लोग उसका झोला ढोरें। आप में अगर अपने ही कौम की भलाई का इतना ही शौक है तो रामविलास जी, चिराग जी जनरल सीट से लड़ें, रिजर्व सीट से। मैं केवल चिराग जी को नहीं कह रहा हूं, जो लोग भी रिजर्वेशन की फैसिलिटी ले रहे हैं वो केवल अपने ही घरों में उस रिजर्वेशन की सुविधा को क्यों सीमित करके रह रहे हैं? वो अपने अगल बगल वाले दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको डेवलप करने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? आप अगर साधारण आदमी थे और आज अरबपति हैं तो आपने किसका हक छीना है? आपने अपने ही लोगों का हक छीना है और उनके मिलने वाले संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर आप में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कल्याण की भावना है, आज आप एक IAS जो दलित बन जाते हैं वह डिक्लेयर करें, क्रीमी लेयर भी बेकार हो रहा है, डिक्लेयर करें कि मेरे घर से फिर रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। एक IAS का बच्चा दलित अगर है तो क्या IAS हो जाने के बाद वो परिवार उतना ही पिछड़ा रहेगा? आप यह डिक्लेयर करें। अगर इतना कल्याण है और इतना ही गाली देना है दूसरे को तो डिक्लेयर कर दीजिए कि किसी भी क्लास 1 क्लास 2 जॉब अगर एक परिवार में मिलता है तो उस परिवार को
रिजर्वेशन से वंचित किया जाए और उसी वर्ग के दूसरे परिवार को दिया जाए। हम नहीं करें कि अब रिजर्वेशन खत्म करें। एक परिवार को अगर रिजर्वेशन का एक जनरेशन को फायदा मिलता है, अब वह रिजर्वेशन उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को ट्रांसफर कीजिए। अगर इतनी हिम्मत है तो बोलिए, नहीं तो थोथलेबाजी आप कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप तुच्छ राजनीतिक और तुच्छ लाभ के लिए अपने ही लोगों को बरगला रहे हैं, अपने लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और हक की लड़ाई लड़ना किसी के भी अधिकार क्षेत्र में है। इस संविधान के अंतर्गत इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अपने परिवार, अपना सुख, अपना धन, अपना दौलत त्यागा है। वैसे लोगों के योगदान को आप सीधे के सीधे नकार देंगे, ये नहीं चलेगा। आप सरेआम किसी को गाली देंगे तो उदारवादी लोगों ने उन गालियों को सुना, आज का जनरेशन उन गालियों को नहीं सुनेगा। आप गाली देने के पहले अब सोच लीजिए कि आपको भी उससे भी बुरी गालियां मिलेगी। तो आप विमर्श करें, आप बात बोलें, गलत चीजों को सामने लाकर लोगों को बरगलाएं नहीं। अब अधिकांश जगहों पर कहां कोई किसी को पानी पीने से रोक देता है, कहां किसी को कुएं का इस्तेमाल करने से रोक देता है, कहां आपको छुआछूत की वो स्थिति है। सब जगह आप जो चीज ढीला पड़ रहा है उसको और भी आप गंदे तरीके से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना करने वाले लोग जिस जात की बात करते हो, अपने ही जाति का आज तक आपने क्या कल्याण किया? अगर शेड्यूल कास्ट के लोग बिहार में रिजर्वेशन का फायदा लिए तो वो तो शुरू से है। तो उन नेताओं से पूछिए जो रिजर्वेशन लेकर सारी सुविधा अपने परिवार तक ही सीमित रख गए। आप अपने नेताओं से अब सवाल कीजिए, क्योंकि किसी और ने किसी की सुविधा को रोका नहीं। 90 के दशक के बाद आज 35 साल हो गए। बिहार और यूपी में थोड़ा दिन आप जोगी जी का शासन छोड़ दें तो किन लोगों ने शासन किया? झारखंड में कौन से लोग शासन कर रहे हैं? दक्षिण भारत में क्या इसी तरह से हुआ है तो लोग डेवलप करे हैं? जहां दक्षिण भारत के लोगों ने विकास किया है वो शिक्षा के बदौलत किया है। आप लोग जो भी समृद्ध हैं वो बताएं कि आपने अपने ही समुदाय के लिए कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले और कितने कोचिंग दिलवाने का प्रयास किया कि आप गरीबों के बच्चे और आगे जाए। सारे प्रयास सरकारी है और सारे सरकारी प्रयासों में अधिकांश लूट हो रहा है। वहां जाकर आप देखिए कि जो सरकार कोचिंग संस्थाओं को या जिन लोगों को अपने चहेते लोगों को फंड देती है उससे कितने लोग पास कर रहे हैं, कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप सवर्णों को गाली देकर अपने लोगों में लोकप्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने दामन में झांक कर देखिए कि आपने अपने ही लोगों के लिए क्या किया। संविधान के द्वारा दी गई सुविधाओं को, संसद के द्वारा दी गई सुविधाओं को, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को आम लोगों तक, उसी समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनके तक पहुंचाने में आपने क्या योगदान दिया है? आप गाली देकर इस तरह से राजनीति नहीं कर सकते। गाली दीजिएगा तो गाली सुनिएगा, है ना? और किसी की संख्या के बदौलत कोई डरने वाला नहीं है इस देश में। और 80% संख्या अगर कहते हैं कि आपकी है तो क्या 80% का ठेकेदारी आपने ले रखा है? सभी लोग दलितों पर गांव देहात में दमन कौन करता है ये आज के समय में कौन नहीं जानता है? कायस्थ किसी पर दमन करेगा? और ब्राह्मणों की संख्या कितने प्रतिशत गांवों में है? राजपूतों की संख्या इस नॉर्थ इंडिया में कितने प्रतिशत गांवों में डोमिनेंट है? जहां कोई डोमिनेंट कास्ट होता है वही ना वो अत्याचार करेगा। तो बेवजह के विमर्श के द्वारा देश को दिग्भ्रमित मत कीजिए। यूजीसी के कानून का विरोध
यूजीसी के कानून में जो इनहेरेंट कमियां हैं उसके खिलाफ हो रहा है। और आप किसी को बिना जवाब देने का, अपने पक्ष रखने का मौका दिए बिना प्रोसिक्यूट करेंगे, यह नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही ना कहा है कि मिसयूज हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। आज वो चीफ जस्टिस आज ब्राह्मण हो गए, उनकी योग्यता पर सवाल करके आप अपने बहुत ही निम्न कैटेगरी के विचारों को कह रहे हैं लोगों से, या लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। और हमारा तो ये कहना है कि हमारा, मान लीजिए कि हम राजपूत हैं, सवर्ण हैं और राजपूत हैं, लेकिन राजपूतों को भी स्थिति सवर्णों में वही है। आईएएस में राजपूतों की संख्या न के बराबर होती है, ये सही बात है। या कॉलेजेज में या बड़े बड़े जगहों पर जहां ईडब्ल्यूएस में भी राजपूतों की संख्या सबसे कम है, जो भी फॉरवर्ड है, लेकिन इसके विरोध में राजपूत सबसे आगे हैं, क्योंकि राजपूतों को संघर्ष करना आता है, संघर्ष इनहेरेंट है। वो किसी का अपना लाभ बाद में देखते हैं, दूसरे का लाभ पहले देखते हैं। राजपूत जहां भी रहे हैं वो न्याय करते हैं, अन्यायी लोग भी होते हैं, लेकिन इन जनरल न्याय करते हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व आज दंतहीन हो गया है, विषहीन हो गया है। हमारा नेतृत्व आज पूरी तरह से कमजोर है, उसके मुंह में आवाज नहीं है। और जो भी लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं या उस तरह की भाषा बोलते हैं, आज के राजपूतों के लिए उस तरह के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। हमारे नेता रहे हैं, अनुग्रह बाबू रहे हैं, सत्येंद्र नारायण सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं, VPC रहे हैं। इन्होंने कभी भी लाठी डंडे की बात नहीं की, लेकिन जो चाहा वो किया। इनके पास जनमानस थे, इनकी बुद्धि थी, इनका सोच था, सबों को लेकर साथ चलने की ताकत थी, सलाहियत थी। आज हमें जरूरत है किसी डंडेबाज बरबोले नेता की नहीं, दंतहीन और विषहीन जवान बंद करके जीने वाले नेताओं की नहीं। आज जरूरत है चंद्रशेखर जैसे नेता की, जो सही को सही और गलत को गलत कह सकते थे। आज जरूरत है सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब जैसे नेता की, जिसे आंख में आंख मिलाकर कहने की आदत थी। हमें जरूरत है अनुग्रह बाबू जैसे नेता की, जिनका जनमानस पर जो नियंत्रण था और जन कल्याण करने की भावना, अपने लोगों को, सभी लोगों की कल्याण करने की भावना। VP सिंह जैसे नेता की, जो समाज के हर वर्ग का काम कर सके। इसलिए हमारा नेतृत्व तो आज बहुत ही मुश्किल के दौर में है। सभी वर्गों के मुकाबले हमारे नेता केवल चेहरा दिखाने वाले हैं, चेहरा चमकाने वाले हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन वह संख्या बेकार है जो समय पर अपने लोगों के पक्ष न ले। कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आप नेता नहीं हैं। लेकिन साथ ही आधुनिक समय है, हमें लाठी वाले नेता, बंदूक वाले नेता, बदजुबानी करने वाले नेता की जरूरत नहीं है। राजपूत नेतृत्व बहुत ही संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। हमारे समाज में वैसे नेता का उभरना जरूरी है। अब लगता है कि नीचे से ही नेता उस तरह से उभर कर आएंगे। लेकिन UGC पर बलवा फैलाने वाले लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए कि समाज में पूरी तरह से विभाजन हो जाए और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और समाज में वैमनस्य बढ़ जाए। नेता तो ऊपर मौज मारिएगा, जनता को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा।